ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। ये कहानी है हिटलर द्वारा किए गए नाजियों पर अत्याचार की। ये कहानी है एक लड़की एने फ्रैंक की, जिसका पूरा नाम था एनेलीज मारिया एने फ्रैंक, जिसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को और मृत्यु हुई जनवरी मार्च 1945 को। जब नाजियों ने नीदरलैंड पर कब्जा कर लिया और उन पर अत्याचार करने लगे तो एन्ने और उसका परिवार एन्ने के पिता के ऑफिस के एक रूम में लगभग 2 साल तक छिपा रहा। लेकिन फिर एक दिन उन्हें पकड़ लिया गया और नाजियों के द्वारा उन्हें जर्मनी के एक कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, जहां पहले तो उसकी बहन मार्गोट की डेथ हुई और बाद में एन्ने फ्रैंक की भी डेथ हो गई। इस परिवार में केवल एन्ने के पिताजी ऑटो फ्रैंक ही जीवित बचे, जो बाद में एम्स्टर्डम वापस आए। वहाँ उन्हें एन्ने फ्रैंक की लिखी हुई डायरी मिली, जिसे उन्होंने बाद में ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से इंग्लिश में पब्लिश करवाया। ये डायरी डच, हिंदी और इंग्लिश में पब्लिश हुई। तो आज हम बात करेंगे द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक की। डायरी में लिखना मेरे जैसे लोगों के लिए सच में एक अजीब एक्सपीरियंस है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं पहले कभी कुछ नहीं लिखी, बल्कि इसलिए भी कि मुझे लगता है कि बाद में ना तो मुझे और ना ही किसी और को एक 13 साल की स्कूल गर्ल के ख्यालों में दिलचस्पी होगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लिखने का मन करता है। वैसे भी अपने दिमाग से हर तरह की बोझ को निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं मानती हूँ कि पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस है। मैं ये सब उस वक्त लिख रही हूँ जब मैं थोड़ी उदास और थकी हुई महसूस कर रही हूँ, और इस तरह से बैठकर मन ही मन सोच रही कि घर के अंदर रहना है या बाहर जाना है। मैं फाइनली वहीं रुक गई जहां मैं सोच रही थी। पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है। मैं इस डायरी को तब तक किसी को पढ़ने के लिए नहीं दूंगी जब तक मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता। हो सकता है इससे किसी को कोई फ़र्क ना पड़े। अब मैं उस पॉइंट पर वापस आती हूँ कि आखिर मुझे डायरी लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं साफ साफ बताती हूँ, क्योंकि कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की दुनिया में बिल्कुल अकेली है। और हाँ, मैं नहीं हूँ अकेली। मेरे प्यारे मॉम डैड और 16 साल की एक बहन है और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त बुला सकती हूँ। मेरा एक परिवार है, प्यार करने वाली चाची और एक अच्छा घर है। ऊपर से देखा जाए तो सब कुछ है मेरे पास, सिर्फ एक सच्चा दोस्त नहीं है। अगर मैं दोस्तों के साथ रहती तो शायद एक अच्छा वक्त गुजरता। मैं आम जिंदगी के अलावा ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकती हूँ। ऐसा लगता है कि हम लोग और करीब नहीं आ पा रहे हैं, अपने पर्सनल बातचीत को आपस में शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और यही दिक्कत है। शायद यह मेरी ही गलती है कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जो भी हो, ये ऐसे ही रहने वाला है। बदकिस्मती से ये बदलेगा भी नहीं। इसलिए मैं डायरी लिखने की शुरुआत की। मेरे मन में जो बहुत समय से सच्चे दोस्त की इमेज है, मैं चाहती हूँ कि अब सब कुछ इस डायरी में लिख दूँ, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से ज़्यादातर लोग लिखते हैं, बल्कि इस तरह से जैसे कि मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ और ये डायरी मेरी दोस्त हो। तो अब से मैं इसे किटी बुलाऊंगी। अगर मैं डायरेक्ट जंप करके अभी की सिचुएशंस बताने लगी तो हो सकता है किसी को कुछ भी समझ में ना आए, इसलिए मैं अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ। हालांकि अपनी लाइफ के बारे में बताना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी मेरे डैड और लोगों के डैड से बहुत अच्छे हैं। मेरी मॉम और डैड की शादी तब हुई थी
जब मेरे डैड 36 साल और मेरी मॉम 25 साल की थी। मेरी बहन मार्गो का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ था और मैं 12 जून 1929 को हुई थी। मैं 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में रही। सितंबर 1933 में मेरी मॉम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक और डैड हॉलैंड चले गए, जबकि मार्गो और मुझे हमारी दादी के साथ रहने के लिए एकैन शहर भेज दिया गया। फिर मार्गो दिसंबर में हॉलैंड चली गई और फरवरी में मार्गो के बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पे मुझे भी हॉलैंड भेजा गया। मैं वहीं मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में 6 साल की उम्र तक पढ़ी, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म से लेकर 6th फॉर्म तक पढ़ाई की। 6th फॉर्म के वक्त मेरी टीचर मिसेस क्यूपरस, जो कि प्रिंसिपल थी। फेयरवेल के दिन हम दोनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया था और मैं स्कूल छोड़कर जा रही थी। 1941 की गर्मियों में दादी बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा, इसलिए मेरा बर्थडे उतना जश्न के साथ नहीं मनाया गया। जनवरी 1942 में दादी की मौत हो गई। कोई नहीं जानता था कि मेरे दिल में उनके लिए कितना प्यार और मोहब्बत है। मैं बार बार उनके बारे में ही सोचती रहती थी। 1942 में ये बर्थडे सेलिब्रेशन पिछले बर्थडे सेलिब्रेशन को बैलेंस करने का इरादा था और बाकी मोमबत्तियों के साथ साथ दादी की आत्मा को शांति के लिए भी मोमबत्ती जलाई गई थी। मैं, मेरी बहन मार्गो और मेरे मॉम डैड, हम चारों बहुत खुश हैं। अब आपको मेरे बारे में अच्छे से मालूम हो गया होगा, तो फिर अब मैं आज की डेट से डायरी लिखने की शुरुआत करती हूँ। सैटरडे 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, हमारी पूरी क्लास के स्टूडेंट नर्वस है और सबके पैर कांप रहे हैं, क्योंकि अभी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें टीचर डिसाइड करेंगे कि किसे नेक्स्ट फॉर्म में भेजना है और किसे इसी फॉर्म में रखना है। आधी क्लास तो बस शर्त लगा रही है। जीएन और मैं अपने पीछे 2 लड़के को देखकर आपस में ही हंस रहे हैं। सीएन और जैक्स, जिन्होंने छुट्टियों की अपनी पूरी सेविंग अपनी शर्त पर लगा दी है और सुबह से रात तक बस एक ही बात, भाई तू शर्त लगा ले, तू पक्का पास हो जाएगा। अरे नहीं यार, अरे भाई तू सच में पास हो जाएगा। मैं नहीं हो सकूंगा यार पास। यहाँ तक कि जीएस भी वैसा ही कर रही जैसे बाकी के लड़के, और मेरा गुस्सा भी उसे शांत नहीं करा सकता। अगर आप मुझसे पूछे तो इनमें बहुत सारे डमीज हैं। लगभग 1/4 क्लास को नेक्स्ट फॉर्म में भेजना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये टीचर पर डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला लेते हैं, किसे पास करेंगे और किसे फेल। मैं अपनी गर्लफ्रेंड और अपने बारे में उतना परेशान नहीं हूँ, हम लोग पास हो जाएंगे। सिर्फ एक सब्जेक्ट जिसमें मुझे डर लग रहा है और वो है मैथ। वैसे भी हम सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं, तब तक हम एक दूसरे को कहते रहते हैं कि हिम्मत ना हारे। हमारे स्कूल में टोटल 9 टीचर्स हैं, जिसमें से 7 मेन और 2 वोमेन हैं। मेरी हर टीचर के साथ अच्छी बातचीत है। सिर्फ मिस्टर कीजिंग, जो मैथ पढ़ाने वाले ओल्ड फैशन के टीचर हैं, वो हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। बहुत वार्निंग देने के बाद वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिए कि तुम चैटर बॉक्स पे एक एस्से लिखो। भला चैटर बॉक्स पे कोई क्या लिख सकता है। अच्छा ठीक है, इसकी चिंता बाद में करूँगी। फिर जल्दी से मैं टाइटल को कॉपी में लिख ली और बैग में रखकर चुप रहने की कोशिश की। वो शाम जब मैं अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर ली तो मेरी नज़र उस नोट पर पड़ी जो सर एस्से लिखने के लिए दिए थे। मैं फाउंटेन पेन की नोक चबाते हुए सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी। कोई भी इस टॉपिक पर कुछ भी लिख सकता है और वर्ड के बीच में बड़े बड़े गैप छोड़ सकता है, लेकिन बात की ज़रूरत को साबित करने के लिए इस तरह से लिखना चाहिए कि हर किसी को समझ में आ जाए। मैं थोड़ी देर तक यूं ही सोचती रही और अचानक मेरे माइंड में एक आइडिया आया। फिर चैटर बॉक्स से रिलेटेड मैं 3 पेज के एस्से लिखी जो मिस्टर कीजिंग ने मुझे दिए थे और मैं खुश हो गई।
दरअसल उसमें मैं रीज़न के साथ लिखी कि बात करना एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है और मैं इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन ये कि मैं इस आदत को पूरी तरह से भूल जाऊँ, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी मॉम उतने ही बात करती थी जितना कि मैं, और ये आदत मुझे मेरी मॉम से मिली है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। मिस्टर कीजिंग मेरी आर्ग्यूमेंट्स पर खूब हंसे, लेकिन जब मैं नेक्स्ट लेसन में फिर से बात करने लगी तो वो मुझे एक दूसरा एस्से लिखने के लिए दिए। इस बार का टॉपिक था इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, मतलब बड़बड़ाने की आदत को नहीं बदलना। मैं इस टॉपिक पर भी लिख कर दे दी। फिर मिस्टर कीजिंग के पास पूरे 2 लेसन तक पनिश करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन तीसरे लेसन के दौरान वो फिर एक पनिशमेंट दिए। एने फ्रैंक, आप क्लास में बहुत बात कर रही हैं, इसलिए आपको एक पनिशमेंट दी जाती है कि आपको क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पे एक एस्से लिखना है। पूरी क्लास हंस पड़ी, मुझे भी हंसना पड़ा। हालांकि चैटर बॉक्स के टॉपिक पर अब मुझे बिल्कुल भी लिखने का मन नहीं कर रहा। इस बार मैं थोड़ा ओरिजिनल और कुछ अलग तरह से लिखूंगी। मेरी दोस्त सने, जो पोएट्री में अच्छी है, वो बोलती है मैं शुरू से आखिर तक एस्से को रैम की तरह लिखने में मदद करती हूँ। फिर मैं खुशी से झूम उठी और सोचने लगी, मिस्टर कीजिंग इन मजाकिया टॉपिक को यूज़ करके मेरा मजाक बना रहे हैं, लेकिन मैं इस बार इसे इस तरह से लिखूंगी कि उल्टा उन पर ही मजाक बने। मैं अपनी पोयम ख़त्म की। ये एक माँ बत्तख और बाप हंस के बारे में था, जिसके 3 बत्तख के बच्चे थे, जिन्हें बाप ने काट कर मार डाला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। खुशकिस्मती से मिस्टर कीजिंग ने मजाक को सही तरीके से लिए। वो पोएम को पूरे क्लास में पढ़कर सुनाए, जिसमें उन्होंने अपनी कमेंट भी ऐड की और कई दूसरे क्लास को भी सुनाए। तब से मुझे बात करने की इजाज़त दी गई और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। बात करें मिस्टर कीजिंग की, तो वो भी एक मजाकिया टीचर बन गए और हमेशा मजाक करते रहते हैं।